अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM विद नादिया मिर्ज़ा एंड आई एम नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, बड़े अहम वाक़यात हैं, बड़े अहम ऐसी चीज़ें हैं जिनके आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको यकीनन इंट्रोड्यूस कर दूं उन सब्जेक्ट्स के हवाले से जो आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुलभूषण यादव का इशू, इस केस में जो ICJ में था, क्या खोया क्या पाया और अभी हाथ में क्या रहता है, इस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ बात करेंगे पीपल्स पार्टी की क़यादत की। पीपल्स पार्टी की क़यादत फुल स्विंग में इलेक्शन कैंपेन अपनी रन कर रही है, लेकिन जरदारी साहब तो हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कहां पर हैं, वो सियासत में क्यों नहीं है, इस पर भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ आखिर में बात करेंगे अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का पहला सरकारी दौरा, वो भी सऊदी अरब का इंतखाब, पीछे इस पर क्या है राज, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले कुलभूषण यादव के हवाले से बातचीत। जी नाज़रीन, इस पर हमें जो बात करनी है, पाकिस्तान और भारत का आलमी अदालत में जो आमना सामना हुआ है, इसकी जरा सी तारीख मैं आपके सामने रख दूं। उसके बाद बैरिस्टर सैफ हमारे साथ मौजूद है, उनको बल्कि इंट्रोड्यूस भी करा देती हूँ प्रोग्राम में, और उनसे जरा हम इस पर उनका तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर सैफ साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर सैफ साहब, गिव मी अ मिनट, मैं एक हिस्ट्री अपने नाज़रीन के सामने रखना चाह रही हूँ, उसके बाद आपकी तरफ आती हूँ, आपसे सवाल करूंगी। ICJ ने पहली बार 1971 में पाकिस्तान भारत का केस सुना, जिसमें पाकिस्तान ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से शिकायत की थी कि भारत ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारत का दावा था कि ये केस ICJ के दायरे इख्तियार में नहीं आता, ताहम ICJ ने यह दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि अदालत को इस केस की समाअत का इख्तियार हासिल है। 1973 में पाकिस्तान ने ICJ में भारत की जानिब से 195 पाकिस्तानी कैदी बांग्लादेश से भारत मुंतकिल करने को चैलेंज किया, तो दूसरी जानिब भारत ने ICJ के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया, लेकिन केस वापस ले लिए जाने के सबब फैसला ना सुनाया जा सका। 10 अगस्त 1999 को भारत ने पाक बहरिया के एक तैयारे को मार गिराया, और ये तैयारा भारतीय फिजाई हदूद में गैर कानूनी तौर पर घुस आया था। पाकिस्तान ने भारत के इस इक़दाम को बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में चैलेंज किया था और भारत से $60 मिलियन बतौर तावान अदा करने का मुतालबा भी किया था। अदालत इंसाफ ने पाकिस्तान की दरख्वास्त उस मौके पर खारिज कर दी थी। नाज़रीन, ये वो कुछ वाक़यात और एक दफा फिर पाकिस्तान और भारत आलमी अदालत में आमने सामने। बैरिस्टर सैफ साहब, मुझे आपसे पूछना कि ये है कि ये जो केस है कुलभूषण यादव का, जिसपे कल से बड़े तबसरे और तज्ज़िये हो रहे हैं, आपकी नजर में हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, ये केस किसने जीता, ये केस किसने हारा? देखिए नादिया, इस केस के हवाले से कल से पाकिस्तानी मीडिया में जो भी डिस्कशन हो रही है और तज्जिये किए जा रहे हैं, उनसे मुझे जो अंदाजा हो रहा है वो ये है कि शायद तासुर कुछ इस तरह दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कोई शायद कानूनी तौर पर हमें शिकस्त हुई और हम ये केस हार चुके हैं। मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें ऐसे ही इस स्टेज पर ये चूंकि इब्तिदाई समाअत थी और पहली समाअत थी इस केस के हवाले से, तो आलमी अदालत की तरफ से ऑब्जर्वेशन और या कोई डायरेक्शन ही मुतवक्का थी। और अगर आप इसका ऑर्डर देखें तो उसमें पाकिस्तान को सिंपल एक डायरेक्शन दी गई है कि जब तक इस केस का फाइनल फैसला नहीं होता और बाकायदा समाअत नहीं होती, उस वक्त तक आप कुलभूषण यादव की सजाए मौत पर अमल दरामद ना करवाएं। मेरे ख्याल में ये एक एक्सपेक्टेड डायरेक्शन थी और ये डायरेक्शन का आना जो है वो किसी पार्टी की फतह या किसी दूसरी पार्टी की शिकस्त जो है वो नहीं कंसीडर की जा सकती। एक बात, सॉरी सताज अजीज साहब आज कहते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम पूरी तैयारी से नहीं गए थे, डॉग जज भी हम नहीं लगा सके थे, अब ये सब इकदामात हम करेंगे। तो सवाल ये है कि जल्दबाजी किस चीज की थी? क्या ये कहा जा सकता था अदालत को कि जी हमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा दें, हमें तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम दे दें? डॉग जज उस वक्त क्यों नहीं लगाया गया? अटॉर्नी जनरल क्यों नहीं भेजा गया? और उसके साथ साथ जो अहम तरीन चीज जो सवाल उठा रहे हैं कि 29 मार्च को यूनाइटेड नेशन में जो कंपलसरी जुरिस्डिक्शन की डिक्लेरेशन जमा कराई, एक्सेप्टेंस की, उसकी जरूरत क्यों पेश आई थी? देखिए, इसके बारे में तो मेरा मौक़िफ़ यह है कि ये जो पाकिस्तानी हुकूमत का एक टिपिकल एक गैर जिम्मेदाराना और नाअहल किस्म का अंदाज है काम करने का, ये उसकी गमबाजी करता है। यहाँ पर इदारों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई हमाहंगी नहीं है, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं है इस किस्म के इश्यूज पे। रद्द अमल के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर जो है इकदाम किए जाते हैं, जिनका फिर नतीजा ऐसा ही निकलता है, क्योंकि ना आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होती है, ना कोई प्लान ऑफ एक्शन होता है, और जो कुछ आपकी तरफ आ रहा होता है बस आप उसको एक बैक ऑफ माइंड में कुछ तो होगा ना। ये स्टेप उठाने से पहले सदर से यहाँ से गए हैं वो, पाकिस्तानी सदर की जाने से मलिया लोधी ने अपनी सिग्नेटरी हैं वो यूनाइटेड नेशन में जमा कराए, तो इंटेंशंस क्या थी इसके पीछे?
دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سوچا ہوگا جو بظاہر میں اس کو انٹرپریٹ اس طرح کر سکتا ہوں کہ شاید یہ سوچا گیا ہوگا کہ اگر ہم وہاں نہیں جاتے اور کمپلسری جوریسڈکشن کے سامنے کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتے، ایکوائز نہیں کرتے، تو یہ ان کا وہ 36 دفعہ ہے اس کے آئی سی جے اسٹیچوٹ کا، اس کے تحت انہوں نے یہ ڈکلیریشن دی۔ اب وہ نیچرلی ان کا یہ خیال ہوگا کہ اگر ہم یہ نہیں دیتے تو شاید یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا اور شاید ہمیں اپنا موقف جو ہے پیش کرنے کا موقع صحیح طریقے سے نہیں مل سکے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ورکنگ چونکہ نہیں کی گئی تھی نادیہ، میں صرف اسے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ کئی ممالک کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، اور میں آپ کو مثالیں دے کے وقت نہیں ضائع کرتا، لیکن بعض ممالک نے اس بنا پر سماج سے انکار کیا تھا اور کمپلسری جوریسڈکشن کے آگے سرنڈر ہونے سے انکار کیا تھا کہ ہمیں مناسب وقت نہیں دیا گیا۔ تو اگر پاکستان بھی یہ نقطہ اٹھاتا فورسفل انداز میں تو میں نہیں سمجھتا کہ آئی سی جے جو ہے اس چیز کو اتنا لائٹ لیتا، لیکن یہ چونکہ چلے گئے بغیر تیاری کے تو پھر وہاں تو ظاہر ہے جو بغیر تیاری کے انہوں نے جو بھی آرگیومنٹ کرنا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وکیل نے تو اپنی کوشش کی، لیکن ان حالات میں پھر یہی نتیجہ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ تھا اور وہ ہو گیا۔ آپ کو میلیفائڈ انٹینشنز لگتی ہیں گورنمنٹ کی کہ بھارت کو فیور دیا گیا ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پر اب کسی کی نیت کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، قانون کی زبان میں کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ میلا فیڈے کو جو ہے وہ پلیڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس اس کے حوالے سے ثبوت بھی ہونا چاہیے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ بھارت کو کوئی انہوں نے ایج دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک بات نادیہ بتاؤں کہ اگر بھارت کے سامنے ہم تیاری سے بھی جاتے اور ہم اس میں اپنا جج بھی بنا دیتے، مقرر کر دیتے، پھر بھی میری رائے یہ ہے اور میرا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ شاید فیصلہ اسی طرح کا، آرڈر اسی طرح کا ہی آتا، کیونکہ ابتدائی سماعت میں انہوں نے آپ کو یہی کہنا تھا کہ آپ سٹیٹس کو برقرار رکھیں، اس کو سزائے موت نہ دیں، ہمیں بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کو مزید تفصیل سے اس پہ جو ہے کارروائی کرنے کا موقع۔ ٹھیک ہے، بحیثیت ایک قانون دان اب آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا تجاویز ہے، اب ہمیں آگے کیا اسٹریٹجی مرتب گورنمنٹ کو کرنی چاہیے؟ کیا ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں طریقے سے کھیلیں، ہم اس کو پریزنٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں نادیہ اس کے بارے میں تو بڑی بیسک سی بات ہے کہ ہم چونکہ اب اس کیس کو ہم نے سامنا اس کا کرنا ہے اور ہمارے پاس کلبھوشن یادو کی پاکستان میں سیبوٹاج اور ایسپیناج کے حوالے سے کافی ثبوت موجود ہیں، ہم نے اپنی میڈیا پہ اس کا ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی چلایا ہے، آلدو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بین الاقوامی جو قانونی سٹینڈرڈز ہیں ان پر پورا اترتا ہے، کیونکہ وہ ایک تحقیقاتی یا تفتیشی ادارے کو دیا گیا تھا، کورٹ کے سامنے نہیں آیا۔ اب اگر کورٹ کے سامنے کوئی بیان ہے، اس نے کوئی ریکارڈ کروایا ہے تو پھر پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ کورٹ کے سامنے عالمی عدالت کے سامنے پیش کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ میری ذاتی رائے میں اگر میں وکالت وہاں کر رہا ہوتا تو میں جس پوائنٹ پر زیادہ زور دیتا میں یہ دیتا کہ کلبھوشن یادو کی تمام سرگرمیاں بھارت کی سٹیٹ پالیسی کی غمازی کرتی ہیں، اس کی عکاسی کرتی ہیں، اور اس کا ثبوت میں یہ دیتا کہ بھارت نے اس پر جتنا ایکشن لیا اور سشما سوراج نے بھارتی پارلیمنٹ میں جو تقریر کی اور اس کو بھارت کا بیٹا کہا اور کہا کہ ہم اس کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے، اس سے نظر آتا ہے اور بین الاقوامی قانون کا یہ اصول بھی ہے کہ اگر کسی ریاست کے اعلیٰ عہدیدار، اس کے وزیر، اس کا پریزیڈنٹ، اس کا وزیر اعظم، وہ لوگ کسی موقف کا اعادہ کرتے ہیں تو وہ سٹیٹ پالیسی کا ثبوت ہوتا ہے کہ یہ اس ریاست کی سٹیٹ پالیسی ہے۔ تو کلبھوشن یادو کے حوالے سے بھارتی وزیر خارجہ کا اتنا مضبوط بیان، اس کو سپورٹ کرنے کا بیان، اور پھر اس کا پاکستان میں موجود ہونا، پایا جانا، اور اس تمام ایویڈنس کے ساتھ جہاں وہ 2 پاسپورٹ لے کے پھر رہا تھا اور اس کے بعد اس نے ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ بھی دی، ان سب کو اگر لنک کرنے پہ زور دیا جائے تو ہم یہ بات پروو کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں منفی سرگرمیاں، جاسوسی اور تخریبی سرگرمیاں کرنے کے لیے بھارت کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ ہم اس کو سپائے اور ٹیررسٹ ڈکلیئر کروا دیں گے، ثابت کروا دیں گے، اس کے بعد مجھے یقین ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں آنے کا امکان بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ بیرسٹر سیف صاحب، بڑی عمدہ اور بہترین بات، بلکہ ایک ایکسپرٹ جو ان کا اپینین تھا وہ ہم سے انہوں نے شیئر کیا۔ بھارت نے صرف 2 پوائنٹس پہ کھیلا ہے، ایک سمپل کہ جی وہ اس بحث میں ابھی پڑا ہی نہیں کہ آیا کلبھوشن یادو دہشت گرد تھا یا دہشت گرد نہیں تھا، گلٹی تھا یا انوسنٹ تھا۔ ان کے صرف 2 باتیں تھیں کہ ایک تو یہ کہ ان کو کاؤنسلر کی رسائی نہیں دی گئی، دوسرا ان کا جو کہنا تھا وہ یہ تھا کہ ان کو فری ٹرائل یہ نہیں ہے۔ لیٹس سی اب جس طرح سے تیاری کرنی چاہیے اور جس طرح سے چیزیں ہونی چاہیے، جو تجاویز سامنے آ رہی ہیں ان پہ عمل درآمد کرتے ہوئے ہم آگے کیس کو پلیڈ کریں گے، تو امید ہے جس طرح سے بیرسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اور اس کے طریقے ڈیفینیٹلی بہت سارے ہیں، ہمارے پاس کافی ثبوت موجود ہیں کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وہ ایک جاسوس تھا اور وہ پاکستان میں دہشت گردی کی نیت سے داخل ہوا تھا یا دہشت گردی کو کی معاونت کے لیے داخل ہوا تھا۔ اسی طرح سے اپوزیشن بھی سوال اٹھا رہی ہے۔ اگر اپوزیشن میں رحمان ملک صاحب کی بات کروں جو سابق وزیر داخلہ
दाखिला भी हैं और पीपल्स पार्टी के वो सीनियर रहनुमा भी हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं और उनकी भी ख्यालात जान लेते हैं कि अपोजिशन क्या सोचे बैठी है, उनके जहन में क्या चीजें हैं, वो इस केस को किस तरह से देखते हैं। रहमान वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे ये बताएं कि जो बहसियत अपोजिशन, आप क्या समझते हैं कि ये जो केस है, अगर इसको सही तरह से प्लीड नहीं किया गया अपोजिशन के मुताबिक, तो इसमें हुकूमत की नाअहली थी या बदनीयती थी? आप इसको किस तरह से देखते हैं? हुआ क्या बेसिकली इस केस में? मैं जो बात कर रहा हूं मैंने बहुत पहले प्रीएम्प्ट की थी और उसमें मैंने कहा था कि आप यूएनओ में लेके जाएं इस मामले को और इस मामले को इस तरह पेश करें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हु सेट टू बी अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसका माइंड सेट ही एंटी पाकिस्तान है, उसने कन्फेशनल स्टेटमेंट दी है बांग्लादेश में कि इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ा, मुफ्ती बानी को फुली सपोर्ट किया, ट्रेनिंग दी, उनको पैसे दिए, और यही चीज फिर सब्सिक्वेंटली हेनरी किसिंजर ने कंफर्म की कि हाँ 2 महीने पहले फैसला था कि पाकिस्तान को तोड़ दें। पाकिस्तान पे ज्यादती हुई है और मैं ये समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की ये कमजोरी है जिन्होंने इस केस को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं किया। मैं यही कहूंगा कि ऐसे लगता है कि कोई ये फिक्स्ड मैच था और उस फिक्स्ड मैच को फिक्स कराने वाले बुकी का होना है। जो बुकी का पता चल जाएगा तो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। ये मैं सवाल का जवाब किसी अगले प्रोग्राम के लिए छोड़ता हूं, कुछ थोड़ी मैं भी इन्वेस्टिगेशन करूंगा। चले, मैं भी फिर आपसे ये नहीं पूछती कि फिक्स मैच था तो फिर कौन कौन इसमें शामिल थे, कौन कौन लोगों की हिकमत अमली थी, बट एनीवेज लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये जो आईसीजे का मामला है, तो इसमें कुछ लोग सवाल ही उठाते रहे, पहले भी हम कहते रहे कि जी इसमें जाना जरूरी नहीं है, उनका ये मैंडेट नहीं है। आप क्या कहते हैं, क्या इन्होंने तजावुज किया है अपने दायरे इख्तियार से? आपको ऐसा लगता है? मैं समझता हूं कि जो आईसीजे की मैंडेट थी उससे इन्होंने तजावज किया, यानी कि दे हैव ओवरस्टेप्ड अच्छा देयर मैंडेट। और मैंडेट ये है कि अगर कोई क्राइम का केस हो, कोई सिविल नेचर का केस हो मेंबर स्टेट्स के दरमियान में, तो वो रिजॉल्व कर सकते हैं। यहां तो ना सिविलियन है ना कोई और केस है, ये तो एक टेररिस्ट का है और एक जासूस का है। और यूएनओ का चार्टर इस चीज को प्रोहिबिट करता है कि किसी मुल्क की सॉवरेनिटी, नंबर 1 जो कि पहले ही वायलेट किया इंडिया ने, और दूसरा कोई अगर एजेंट है यानी जासूस है, दूसरा ये कि अगर वो दहशतगर्द है तो उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है। रहमान वली साहब, आपने कहा कि ये मैच फिक्स था, तो आपको क्या लगता है हुकूमत से क्या कमी रह गई, या फिर आप ये बता सके कि हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस क्या थे इस केस को प्ली करने में, जो हुकूमत नाकाम रही जिनको करने में? बेहतर ऑप्शन यह है कि अगर एक जासूस पकड़ा गया है तो मैं समझता हूँ पूरी कौम को, जैसे हमने हमेशा बहुत से मामलों में इकट्ठा किया और बात की, इनको यूएनओ में जाना चाहिए था। और इसकी तशहीर बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। सबसे बड़ी हमारी गलती से हमने कंसीड किया। नंबर 2, इसको चलाने के लिए जो प्रीएम्बल था, टू स्टार्ट था, उसमें जैसे मैंने कहा कि हमें इंटेंट ऑफ इंडिया मस्ट शुड हैव बीन मेंशन्ड। फिर जो पहले जासूस पकड़े गए हैं, जो हमारे पास कन्वर्सेशंस हैं इनको पाकिस्तान तोड़ने की, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने की, इंक्लूडिंग समझौता एक्सप्रेस, जिसमें कि ऑन रिकॉर्ड उनका अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन रिकॉर्ड है कि ये इंडिया ने करा के पाकिस्तान के नाम थोपा था। ठीक है, लेकिन मुझे देखिए ना, अभी केस हम हारे नहीं है, अभी स्टे मिला है कि जब तक इस केस का फैसला सामने नहीं आता कलभूषण को फांसी आप नहीं दे सकते। तो इस केस को मजीद आगे लेके कैसे चलें, क्या गलतियां हुई थी जो आगे ना करें? मैं ये समझता हूं कि स्टे किसी चीज पे आ जाना, और खासतौर पे ऐसे केस में जिसमें उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, और जबकि हम बहुत से केसेस लेके गए थे, उन्होंने हमें नहीं एक्सेस दिया, कंसीड नहीं किया। सबसे बड़ी हमारी गलती से हमने कंसीड किया। नंबर 2, इसको चलाने के लिए जो प्रीएम्बल था, टू स्टार्ट था, उसमें जैसे मैंने कहा कि हमें इंटेंट ऑफ इंडिया मस्ट शुड हैव बीन मेंशन्ड। इंडिया जिस एग्रेसिव अंदाज से अपने एजेंट को बचाना चाहते हैं, असल में बात यह थी कि इंडिया पकड़ा गया था रंगे हाथों, और जब कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो वो बहुत तलमलाता है, और उन्होंने देखा किसको निकालो किसी तरीके से, फिर उन्होंने वेस्ट के साथ लॉबी किया। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन है अपनी हुकूमत से, आप बताएं कि आपने इस केस में कहां लॉबिंग की, किसको मिले, किसको ब्रीफ किया? जाके हेग में कोई मीडिया भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपकी हाईएस्ट लीगल टीम के मेंबर क्यों नहीं गए?
वहां पे हमारा लॉ मिनिस्टर क्यों नहीं गया, जो बहुत अच्छा लाया रहा माशाल्लाह, और दूसरी टीम क्यों नहीं बनाई गई। मैं ये समझता हूँ कि जब केस लड़े जाते हैं उसकी तैयारी करनी पड़ती है, और तैयारी वकील कम करता है, उसका क्लाइंट ज्यादा करता है। वो तो आपकी बात सही है, क्योंकि आज सरताज अजीज साहब भी माना है कि जी हम तैयार नहीं थे, हमारे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन फिर कोई उनसे पूछे कि फिर आपने इतने शॉर्ट टाइम में आप गए क्यों। बट एनीवेज, आपने फिक्स मैच की बात की है, लेकिन आपने क्या, वो मैं कभी और इस पे बात करूंगा। मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाह रही हूँ, ये जो सचिन जिंदाल का नाम आ रहा है, ऑपोजिशन पीटीआई उसका नाम भी ले रही है कि जी फैसला जो है वो इनके थ्रू हुआ है, वो कोई मैसेज लेकर आए थे। सचिन जिंदाल आपकी नजर में कौन है, और क्या इसका कोई कनेक्शन, कोई रोल बनता है इस केस में, आप समझते हैं? देखिए, जंदाल आया, उनका दोस्त है, ठीक है, बिस्मिल्लाह, आते हैं दोस्त मिलते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइवेट आए हैं तो फिर प्राइवेट रखें, और अगर प्राइवेट मिलने के बाद ये कहा जाता है कि ये बैकडोर चैनल थी, तो अगर बैकडोर चैनल थी तो फिर सिक्योरिटी चीफ को, यानी कि आईएसआई के चीफ को, फौज के रिप्रेजेंटेटिव को, और आईबी के रिप्रेजेंटेटिव को, फॉरेन मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को उस मीटिंग में मौजूद होना चाहिए था। अगर वो 1-to-1 मीटिंग थी फिर भी वो उसी वक्त ही पब्लिक हो जानी चाहिए थी, बड़े दिनों के बाद पब्लिक हुई। और अगर ये बैक चैनल थी अमन, तो फिर भी प्राइम मिनिस्टर को प्रेरोगेटिव है कि वो बैक चैनल कर सकते हैं। लेकिन बैक चैनल थी तो जिस वक्त उन्होंने बैक चैनल के लिए एंगेज रखा हुआ था, उस वक्त वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में क्या कर रहे थे। हालात और वाकयात ये लगते हैं कि उनकी विजिट हैड समथिंग टू डू विद यादव। ठीक है, थैंक यू वेरी मच रुमान मलिक साहब, आपके टाइम का, हमारे सवाल के आपके जवाब देने का। नसीन, हकीकत यही है कि जिंदाल को ना सिर्फ खामोश रखा गया, बल्कि जब मीडिया पे ये खबर लीक हुई, जब सामने आई, तो उसके बाद बताया गया कि एक प्राइवेट मीटिंग थी, उसके बाद ये खबरें आई कि जी ये कोई बैक चैनल डिप्लोमेसी से भी इसका ताल्लुक था। बट एनीवेज, अपने सेगमेंट पब्लिक पल्स की तरफ आते हैं, जहां पर हमने एक सवाल छोड़ा था, ट्विटर पोल पे किया था, उसका जो रिजल्ट आया है वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। सवाल था कि आईसीजे में कुलभूषण यादव का हुकूमती भरपूर दिफा ना करने की वजह आपकी नजर में, या कमजोर हुकूमती दिफा की वजह आपकी नजर में। जो हमारे पास इस हवाले से जो रिजल्ट है वो भी आपसे शेयर करती हूँ। जो ऑप्शन हमने दिए थे, हमने एक ऑप्शन दिया था नाअहली, जिसका रिजल्ट है 23%, बदनीयती रिजल्ट है 58%, गैर संजीदगी रिजल्ट है 19%, और तकरीबन 1200 के करीब लोगों ने इस पोल में वोट किए हैं। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पीपल्स पार्टी की बात करेंगे। जरदारी साहब पेशावरी चप्पलों के नाप देते भी नजर आ रहे हैं और तकरीर करते भी नजर आ रहे हैं, ईंटों से ईंटें कहीं नहीं बजा रहे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी कहाँ हैं? क्या जरदारी साहब ने कहा था वो इमेच्योर हैं, क्या अभी तक इमेच्योर है? जानते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ होंगे, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, और उसके साथ साथ मियां महमूद रशीद साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर है पंजाब असेंबली में, पीटीआई के रहनुमा। जी नज़ीर, प्रोग्राम में आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं, और यहाँ पर हमें बात करनी है पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है अपने रिवाइवल की, लेकिन किस हद तक उसको कामयाबी हो रही है ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत से तज्जिएकार इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन जो असल पता चलेगा वो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा, या इलेक्शन के रिजल्ट्स में पता चलेगा। इमरान खान साहब पीपल्स पार्टी से एक इत्तेहाद करने को तैयार थे, लेकिन अगर उसकी क़यादत आसिफ अली जरदारी साहब नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे होते। जरदारी साहब तो ईंटें बजाने की बात करके मुल्क से चले गए थे, और उसके बाद बज़ाहिर बागडोर जो थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने संभाली। उन्होंने लाहौर में भी जलसे किए, उन्होंने कराची में भी रैलियां की, उन्होंने दमादम मस्त कलंदर की भी बातें की, उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम भी दिया। ये सब कुछ हो रहा था और लग यही रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी बागडोर संभालेंगे। लोग उनको जरदारी साहब के नाम से नहीं बल्कि बीबी के बेटे के नाम से उनको एक्सेप्ट करेंगे, और पीपल्स पार्टी का शायद रिवाइवल मुमकिन हो। लेकिन तमाम उम्मीदों पे उस वक्त खाक मिल गई तमाम चीजें जब जरदारी साहब वापस आए और अपने ही बेटे को उन्होंने साइड पे कर दिया। वजूहात क्या थी? क्या वो समझते हैं कि अभी भी वो इमेच्योर है, या उनको किसी किस्म की इनसिक्योरिटी है बिलावल भुट्टो जरदारी से, या उन पर एतमाद नहीं है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए जरदारी साहब, इससे पहले इमेच्योर की जो हम बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे थे, जरदारी साहब की जबानी सुन लीजिएगा। बिलावल फिलहाल लंदन में थे,
ہم انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جوانی اور ان کی سوچ دونوں کو میچورٹی کروانی ہے. دونوں کی میچورٹی ہو جائے پھر اس کو میدان میں اتارا جائے. اچھا، تو ابھی ہم ان کی بات سے لگے کہ بلاول بھٹو زرداری ابھی تک میچور نہیں ہوئے. دوسری بات، 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں کیا کہہ رہے تھے، اپنے لیے کن خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اپنی کیا پلاننگ ڈسکس کر رہے تھے اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے زرداری صاحب، وہ بھی سنیے گا. خوشخبری کی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. اب الیکشن میں اس پارلیمنٹ میں اور بلاول بھٹو دونوں جائیں گے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے رہے ہیں جب وہ اپنی پوری ایک کیمپین رن کر رہے تھے، جو اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہے تھے، آج نظر نہیں آ رہے ہیں. کیا کہہ رہے تھے، ذرا وہ بھی سن لیجیے گا. اگر ہمارے یہ 4 مطالبہ نہیں مانتے تو 27 دسمبر کو گڑھی خدا بخش میں لانگ مارچ کا اعلان کروں گا. اور پھر دم قلندر اب آپ کو حساب دینا پڑے گا پاناما پیپرز پہ، ورنہ آپ کی حکومت بھی نہیں چلے گا، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. 27 دسمبر کے بعد اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اپوزیشن کیسے ہوتا ہے، اور جواب ہم آپ سے لیں گے. آپ ایک اور لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں. بلاول بھٹو میدان میں آ گیا ہے. سب وزیر اعلی کے گھر میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہرے گا. وزیر اعظم کے گھر پہ بھی، صدر کے گھر پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا. اسی پنجاب کی سیاست حصہ لبان نہیں آئے. اسی پنجاب جمہوری قبضہ کرنا آئے. باتیں تو بہت ساری تھی جو کرنی تھی، لیکن ہنسی سی آ گئی. بلاول بھٹو زرداری کو جو کہ ابھی اردو بھی سیکھ رہے ہیں، اردو صحیح سے نہیں بول سکتے، ان کے آگے پرچہ رکھ دیا پنجابی بولنے کا. بٹ اینی ویز، بلاول بھٹو زرداری کہاں ہیں؟ نہ دبادہ مست قلندر ہوا، نہ حکومت کا الٹیمیٹم پورا ہوا، نہ حکومت گھر گئی، نہ وہ کچھ کر پائے. السلام علیکم فیصل کریم کنڈی صاحب. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عمر چیمہ. السلام علیکم عمر چیمہ صاحب، آپ کے ٹائم کا بھی بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. اچھا کنڈی صاحب، بلاول بھٹو زرداری کی جو امیچورٹی تھی وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، یا انہوں نے ایسے کوئی ڈیسیژن، ایسی کوئی چیزیں ایکٹ کر دیا کہ وہ ان کی میچورٹی کو مزید ظاہر کر دیا کہ بالکل غائب ہو گئے؟ زرداری صاحب خود تو منظر عام پر ہیں، فرنٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نادیہ، آپ نے بڑے کلپس چلائے، اور یہ زرداری صاحب کا میرے خیال میں کافی عرصے پہلے کا آپ نے انٹرویو دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مختلف آپ نے کلپس چلائے. اس میں دیکھیں بلاول بھٹو اس وقت پارٹی ری آرگنائزیشن سٹرکچر کے آخری مراحل میں ہیں. انہوں نے پورا فوکس اپنی پارٹی آرگنائزیشن پہ کیا ہوا ہے، اور میجورٹی انٹرویوز تقریباً ہو چکے ہیں، اور تھوڑے سے میرے خیال میں اس رمضان میں جو ہے تقریباً ہماری ساری تنظیمیں مکمل ہو جائیں گی. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ساری تنظیمیں انکلوڈنگ ان کی ونگ سارے توڑ کے نئے بنائے گئے، اور ان کے جو پروسیس انٹرویوز وغیرہ وہ ٹوٹلی اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہے. جب تک آپ کے پاس اپنی پراپر ٹیم نہیں ہوگی آپ الیکشن کے میدان میں نہیں اتر سکتے. تو ڈیفینیٹلی وہ ہیں، اور آپ دیکھیں کہ بہت جلد وہ لاہور میں بھی آئیں گے، وہ خیبر پختونخوا میں بھی ہوں گے، اور وہ سندھ میں بھی ہوں گے، وہ اچھا، میں بلوچستان میں بھی ہوں زرداری گے. اور صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ سندھ میں آصفہ بھٹو، فریال تالپور صاحبہ کیمپین رن کریں گی. بلاول بھٹو کا انہوں نے کہیں نام نہیں لیا. پشاور میں ذکر کیا تو دبال لڑکڑا گئی، بلاول آئیں گی کر دیا. کیونکہ سندھ اتنا وہاں پہ ٹف کمپٹیشن نہیں ہے. مین بیٹل فیلڈ جو ہوگی وہ پنجاب ہوگی، اور خاص کر سینٹرل پنجاب ہوگی. تو ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ سینٹرل پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ ہوگا. کیونکہ بیٹل فیلڈ کی جو ہے پنجاب ہوگی، تو بلاول بھٹو اور زرداری صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے پی کے اور بلوچستان کو دیکھیں گے. جب چیئرمین صاحب اگر پنجاب میں ہوں گے تو زرداری صاحب کے پی کے میں ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے. اس طرح وہ دیکھیں گے، آپ بھی وہ دیکھیں گے اور شفٹنگ ہم بھی کرتے رہیں گے. دیکھیں گے. عمر چیمہ صاحب، ذرا آپ سے میں یہ جانتی ہوں، انشاءاللہ وقت آئے گا، آپ بھی دیکھیں گے. میں بھی تو کہہ رہی ہوں آپ بھی دیکھیں گے تو پھر ہم بھی دیکھیں گے. اچھا عمر چیمہ صاحب، ذرا آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ، کیونکہ عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ زرداری صاحب کی قیادت میں تو پیپلز پارٹی سے کسی قسم کی قربت ممکن ہی نہیں ہے، اتحاد ممکن ہی نہیں ہے. ہاں، اٹ کین بی کنسیڈریبل اگر بلاول بھٹو زرداری اس کی قیادت سنبھال. یہ بلاول بھٹو زرداری کو پیچھے کیوں کیا ہے؟ جو الیکشن کیمپین اپنے تمام تر ان بیگیجز کے ساتھ زرداری صاحب چلا رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری کہاں ہیں آپ کے خیال میں؟
हाँ जी, अगर आपको याद हो सन 2007 के अंदर पीपल्स पार्टी और PMLN की लीडरशिप ने एक मुआहदा किया था जिसको COD के नाम से जाना जाता है, जिसको हम चार्टर ऑफ डिकॉइटी उस वक्त भी हमने डिक्लेयर किया था। अच्छा। और सारे इस मामलात से तो ऐसे ही लगता है कि शायद बिलावल भुट्टो जो है बेखबर थे उस डील से कि हुई हुई जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान थी। इस दौर में भी हमने देखा कि जब लूट मार और करप्शन का अपने जोरों पे थी तो मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे जनाब मुझे ये निजाम बचाना है, ये करप्शन का निजाम जो है जमहूरियत के नाम पे। एक्चुअली तो इन दोनों जमातों की लीडरशिप ने जमहूरियत को अपनी लूट मार और करप्शन को बचाने के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। ठीक है। वरना अपनी तौर के ऊपर आप देखें तो जमहूरियत नाम की कोई नहीं, चीज चीमा साहब, आपको नहीं लगता, चीमा साहब एक सेकंड, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जो 2018 के इलेक्शन कैंपेन की तैयारी है, तारीख गवाह कुंडी साहब भी मेरे से एग्री करेंगे कि इनकी जमात पिछले 40 साल से इस मुल्क में मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत करती रही है। और नहीं, एक सेकंड चीमा साहब में देखें मुख्तलिफ अदवार चीमा साहब रुके तो, डिक्टेटर्स ने कोशिश की सर तोड़ के, आपको आवाज आ रही है? नहीं हुई। सिर्फ आसिफ अली जरदारी एक वो वाहिद शख्स है जिन्होंने इनकी जमात को बिल्कुल पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे नहीं। चीमा साहब एक सेकेंड मेरी बात सुन लें, चीमा साहब मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी बेहतर परफॉर्म कर सकती थी या बेहतर इलेक्शन कैंपेन रन कर सकती थी अगर जरदारी साहब के बदले बिलावल भुट्टो जरदारी उसको चला रहे होते या उसकी कैंपेन को रन कर रहे होते? आपने भी मेरी बात की तायीद कर दी है कि इस वक्त सबसे बड़ी तबाही पीपल्स पार्टी के लिए तबाही का बायस अगर कोई है तो वो आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी करप्शन है। ठीक है, कौन नहीं जानता, ये बात पूरी कौम जानती है, ये बात पूरी कौम जानती है। चीमा साहब ये रुक जाएगा, चीमा साहब ये रुकेगा, चीमा साहब रुक जाएगा, कुंडी साहब पूरी कौम जानती है। इनको बार बार मौका देके देख भाई चीमा साहब, भाई आप देखें, आपको अगर बुग़्ज़ जरदारी है उसको तो मैं नहीं हटा सकता। आप ऐसी बात उसकी बात करते हैं, पहले आप इकरामुल्लाह नियाज़ी का तो हिसाब देना। इकरामुल्लाह नियाज़ी साहब तो जो है वो करप्शन पे निकाले गए थे, उनके ऊपर स्टैंप लगी गई थी इकरामुल्लाह नियाज़ी पे कि वो करप्ट हैं। आप आसिफ अली जरदारी को आपने 11 साल रखा जेल में, आपने कोई करप्शन साबित नहीं कर सके। अगर आपके पास बुग़्ज़ जरदारी है तो वो मैं नहीं निकाल सकता। पहले अपने लीडर के वाले साहब को भी तो बताया ना कि उनको क्यों निकाला गया नौकरी से और क्यों उनके ऊपर बाकायदा तौर पर स्टेप किया गया। अगर आप माजी की बात कर रहे हैं तो ये बात की बेहतर है कि आप अपनी बात का जवाब दें। क्या आप ये कह सकते हैं भाई इनको देखें, मीडिया पे बैठ के आप ये कह सकते हैं कि जरदारी साहब ने कभी करप्शन नहीं की, कह सकते हैं? इनको हमारी लीडरशिप के साथ कोई सरोकार नहीं है। इनको ये अपनी लीडरशिप को संभालें, हम अपनी लीडरशिप को संभालेंगे, हमारा अपना काम है। अगर आप कहते हैं पीपल्स पार्टी खत्म हो चुकी है तो हर टॉक शो में पीपल्स पार्टी क्यों डिस्कस हो रही? पीपल्स पार्टी है जो आप डिस्कस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी है जो लोग डिस्कस हर चैनल पे आप डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम तो पीपल्स पार्टी को मानते हैं, लेकिन देखें आप जो है डिस्कस हो रहा है, ये हमारी लीडरशिप है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी साहब जो है वो कैंपेन रन करेंगे। आपको हमारी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, वो हम जाने, हमारी पार्टी जाने। इन्होंने इस मुल्क के अंदर तबाही और करप्शन के अंदर इन्होंने पूरा हिस्सा लिया है। और बात जब आप कर रहे हैं करप्शन की, किसी की भी बात, चाहे हमारे लीडर या किसी के बारे में भी जो आप आज बैठ के सिर्फ टॉक शोज में बातें करते हैं, हम लोग PMLN के लोग नहीं है कि एक दूसरे को सिर्फ चोर कह के चुप करा दो। आप लोगों की 5 साल हुकूमत रही है। इकरामुल्लाह नियाज़ी का तो बताया ना, इकरामुल्लाह नियाज़ी का तो बताया ना। कुंडी साहब, कोई काम चीमा साहब इकरामुल्लाह नियाज़ी का बताएं। एक सेकंड, आज तक देखे बात सुनिए, सिर्फ ये इस किस्म के बेबुनियाद बातें कर देने से मामला नहीं हल होता। चलो ठीक है, मैं तो चीमा साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, बहुत शुक्रिया चीमा साहब का बताएं कि वो क्या है। फैसल कुंडी साहब, आप नेशनल मीडिया पे ये बात बैठ के ये कह सकते हैं कि जरदारी साहब ने कभी करप्शन नहीं की? बिल्कुल मैं कह सकता हूँ, उनके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हो सकी, उन्होंने जेल गुजारी, उन्होंने जेल गुजारी, लेकिन इकरामुल्लाह नियाज़ी पे साबित नहीं हुआ, ऐसे ही साबित नहीं हुआ जैसे नवाज शरीफ साहब पे पनामा में कुछ साबित नहीं हुआ। जॉब से निकाला गया है और वो साबित हुई है और वो दोबारा। थैंक यू वेरी मच फैसल करीम कुंडी साहब, उमर चीमा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमें इंतजार रहेगा, जिस तरह से कुंडी साहब फरमा रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब आएंगे, इलेक्शन कैंपेन रन करेंगे, वो भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो लास्ट सेगमेंट में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने पहला उनका सरकारी दौरा, वो भी सऊदी अरब का, उनका जो इमेज है, जिन्होंने थ्रू आउट जो अपनी इलेक्शन कैंपेन रन की है, वो उन्होंने एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम रन की है। क्यों इंतखाब किया उन्होंने सऊदी अरब का? मारिया सुल्तान साहिबा से जानेंगे, दिफाई तज्ज़ियाकार है, हमारे साथ रहिए।
जिन्हें प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशाबदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मारिया सुल्तान जो कि दिफाई तज्ज़ियाकार है उनसे बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कल वो सऊदी अरब के दौरे पर होंगे, पहला सरकारी दौरा है। एक मुस्लिम कंट्री का इंतखाब उन्होंने क्यों किया है, यही सवाल मारिया सुल्तान साहिबा से करूंगी। जी मारिया सुल्तान साहिबा, यही सवाल आपसे है कि पूरी जो इलेक्शन कैंपेन रन की वो एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम सो बजाय अपेरेंटली, फिर एक ऐसे मुस्लिम मुल्क का इंतखाब क्यों किया गया ट्रंप की तरफ से, क्या समझती हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि ट्रंप एंटी मुस्लिम या एंटी अरब नहीं थे। उनका जो पूरा एजेंडा है वो है कि वो अमेरिका के मफादात को अवलीन तरजीह दी जाएगी। और इस वक्त अमेरिका के जो तरजीहात हैं, उनके अमेरिकन तरजीहात के अंदर जो खासतौर पर सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अहमियत के हामिल है, क्योंकि अमेरिका सऊदी अरेबिया को सबसे ज्यादा अपने हथियार भेजता रहा है। अमेरिका सऊदी अरेबिया के जरिए तमाम इस्लामी ममालिक के अंदर अपनी रसाई के अंदर इजाफा करता रहा है। और पिछले कुछ अरसे से जब से अरब स्प्रिंग हुआ है तब से अमेरिका और अरब ममालिक और खासतौर पर सऊदी अरेबिया के साथ जो है बहुत सारे ताल्लुकात के अंदर जो है मुश्किलात बन गई थी। और ये जो दौरा वो कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ, वो इस बात की अक्कासी करता है अभी तक जो बुनियादी अमेरिकन लॉबीज थी जिन्होंने असला भेजा, जिन्होंने तमाम तर चीजें की, उनकी अभी तक असर और रसूख है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे वो बहुत ज्यादा है। और अमेरिका अपनी इन्हीं मफादात को आगे लेकर यहाँ पहुंचा है। डेफिनेटली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ उसका हक है और हर मुल्क ऐसे ही सोचता है और सोचना भी चाहिए। लेकिन बट स्टिल एक अगर मुस्लिम मुल्क का इंतखाब करना, तो इसकी मुस्लिम दुनिया पर इसके असरात किस तरह से मुरत्तब होंगे, जो ये देखते थे कि जी वो एक एंटी मुस्लिम या उन्होंने ऐसी कैंपेन रन की बाजार। लेकिन जाहिर है इससे इस्लामी ममालिक के अंदर जो एक तरह से रुझान था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, उसमें कमी जरूर आएगी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इससे पहले जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके अंदर CIA को पज़राई हासिल थी और उनकी जो इंडस्ट्री थी उसको वो पज़राई हासिल नहीं थी, जो इस वक्त ट्रंप कोशिश कर रहा है कि वापस लेके आए। दूसरी बात है कि ट्रंप ने अपने अलानिया में भी ये बात वाज़ेह तौर पे कही थी कि दो तरफा ताल्लुकात को ज्यादा तरजीह देगा। तो इससे उम्मीद की जा सकती है, जैसे कि उसने अपनी खिताब में भी कहा था, कि वो आइसिस के खिलाफ न सिर्फ बाकी ममालिक के साथ मफाहमत के ऊपर बल्कि उनके साथ मिलकर उनके खिलाफ जंग करेगा। तो ये खुशाइन बात है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा कि ट्रंप की असल जो खतोखाल है वो क्या है, क्या चीज इससे निकलती है, और उसके बाद अमेरिका की जो मशरक़ वस्ता की पॉलिसी है उसमें क्या तब्दीली आती है। ठीक है, ये तो उनके विजिट के बाद ही ज्यादा वाज़ेह होगा। मैं सिर्फ एक सवाल आपसे आखिर में जानना चाह रही हूँ कि इत्तलात ये थी, कुछ लोग कह रहे थे कि ट्रंप के सऊदी अरब आने पे शायद वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी वहां पर जाएं, उनसे शायद कोई मुलाकात भी हो, सऊदी अरब को रोल भी शायद इसमें कोई प्ले करने जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसा होगा, और अगर होगा तो उसका एजेंडा क्या होगा? अगर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आ जाते हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान कोशिश करेगा कि जो नई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सामने जो पाकिस्तान के जायज मफादात हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात है इस खित्ते के अंदर, उनको उजागर करे। क्योंकि सबसे बड़ा तहफ़्फ़ुज़ जो है आपका इस वक्त अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन बढ़ती हुई दोस्ती और उनके स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, जो इस वक्त इस खित्ते के अंदर एक जो है इंस्टेबिलिटी, यानी कि इस खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। जाहिर है आपके बहुत सारे मफादात हैं, आप उन मफादात पे बात करेंगे अगर ये मीटिंग होती है, लेकिन अभी तक ये इस पे कोई बात वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान के बारे में। एग्जैक्टली अभी वाज़ेह नहीं है। मैंने वैसे आपसे सवाल किया। थैंक यू वेरी मच मारिया सुल्तान साहिबा। नज़ीर प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।